हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का थर्ड प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। एक मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, ये चीज़ें व्यक्ति में जन्म से ही होती हैं, तो ये आ जाते हैं जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत। और अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाते हैं जो व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रयासों से प्राप्त करते हैं, जैसे व्यक्ति की रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ये आ जाते हैं अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया है। यह कथन है जो किसके द्वारा दिया गया है? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह कथन रॉस द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम कथन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक बालक जो होता है वह अपनी अपनी विशिष्टताओं के कारण विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उनका अलग अलग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, तो वह अपने अलग अलग अपने लिए विशिष्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे में कोई विशेषता है, दूसरे बच्चे में वो विशेषता नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरा बच्चा विशिष्ट नहीं, उसमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं होगी जिसकी वजह से वो विशिष्ट होगा। तो प्रत्येक बच्चा जो होता है वह अपने लिए विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। संवेग इंग्लिश के इमोशन से बना हुआ है और इमोशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवेग होता क्या है? किसी भी बाह्य वस्तु को देखकर व्यक्ति जब जिस भावों का अनुभव करता है वही संवेग कहलाता है। संवेग होते कितने हैं? 14 संवेग होते हैं। मैकडुगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। अनुकरण क्यों है? क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग में सीखना प्रारंभ करता है तो वह अनुकरण के द्वारा ही करता है। सबसे पहले वह अपने माता पिता का अनुकरण करता है, इसके बाद शिक्षक का अनुकरण करता है। तो ऐसे ही वह अनुकरण से स्टार्टिंग में सीखना प्रारंभ करता है और अपनी समस्याओं को समझने का प्रयास भी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र, यहाँ पर हो जाएगा पहचान, छूट गया है, लिख लीजिए, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या उपरोक्त सभी। अच्छी स्मृति मतलब पूर्व में सीखा गया ज्ञान का अगर प्रत्यक्ष उपयोग हम कर सकें, मतलब अगर हमने पहले कोई ज्ञान सीखा और वो हमको वर्तमान में भी याद हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमको तुरंत याद आ जाए, तो वह कहलाती है स्मृति। और अच्छी स्मृति क्या होगी? जल्दी याद आ जाए, कोई चीज़ जल्दी सीख जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः स्मरण। शीघ्र पुनः स्मरण मतलब जल्दी से पुनः याद आ जाए, राइट है ये। शीघ्र पहचान, जैसे मान लीजिए हमने कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति को देखा और कुछ सालों बाद उसको देख रहे हैं, हमने उसको तुरंत पहचान लिया, तो ये अच्छी स्मृति है, मतलब हमने तुरंत याद कर लिया उस चीज़ को, तो ये भी राइट होगा। अच्छी धारणा, अच्छी धारणा भी अच्छी स्मृति की विशेषता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो सीखना जो होता है, अधिगम जो होता है, ये होता है अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है
मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था का जो बालक होता है उसकी आयु 0 से 6 वर्ष होती है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था को ही शैशवावस्था कहा जाता है। तो इसमें बालक के लिए जो उपयुक्त शिक्षण विधि होगी वह मोंटेसरी विधि भी होगी, खेल विधि भी होगी और किंडरगार्टन विधि भी होगी। तो इन तीनों विधियों से बालक को शिक्षा शैशवावस्था में दी जाती है। वर्तमान में जैसे प्ले स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है वैसे ही ये तीनों विधियाँ हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। ये एक सिद्धांत है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। किसका सिद्धांत है ये? लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडुगल का। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सिद्धांत है ये डार्विन का है। इनके अनुसार प्राणी जो होते हैं, प्राणी या जीव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप अगर नहीं ढाल पाते तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब अगर वह प्रकृति के अनुकूल स्वयं को उनका अनुकूलन नहीं हो पाता तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और भविष्य में केवल यही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति या वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब स्वयं को जो प्रकृति या वातावरण के अनुकूल ढाल ले वही भविष्य में जीवित रहता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, ये कथन है, ये किसका कथन है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडुगल का या रॉस का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो कथन है ये हरलॉक का कथन है। हरलॉक जो है इन्होंने बालक के विकास पर अधिगम किस सीमा तक समाज का प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, इसका इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। हरलॉक जो थे ये एक भाषा के मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक वातावरण से इनका आशय था कि समाज में बच्चा व्यवहार कैसे करता है, सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं को अर्जित कैसे करता है, कितना करता है, समाज के प्रति उसका अनुकूलन कैसा है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये परिभाषा है हरलॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना या दुतलाना, तीव्र या अस्पष्ट वाणी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि परिवर्तन या अस्पष्ट रूप से कोई बात कहना ये वाणी दोष कहलाता है। इसमें हकलाना तुतलाना भी आता है। जब कोई हकलाता तुतलाता है तो वो भी वाणी दोष है। तीव्र बोलना या अस्पष्ट वाणी बोलना ये भी आता है वाणी दोष के अंतर्गत। लेकिन ये जो धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। ये परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे कोई व्यक्ति पास में है तो उससे धीरे बोला जाएगा, अगर किसी दूर के व्यक्ति से बोलना है तो उससे तेज बोला जाएगा। तो ये परिस्थितियों के अनुसार होता है, ये वाणी दोष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। आत्म केंद्रित व्यक्ति मतलब खुद में रहने वाला। आत्म केंद्रित की विशेषताएं हो गई जैसे संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं आत्म केंद्रित व्यक्तियों की। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत। जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है उसके अंतर्गत आते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति। एक कार्ल युंग नाम के मनोवैज्ञानिक थे, या इन्हीं को कार्ल जुंग भी कहा जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसमें जो आत्म केंद्रित होते हैं वह आते हैं अंतर्मुखी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है ये कि अपने ऊर्जा बल को जो बाहर की ओर अभिव्यक्त करें वह वाले जो व्यक्ति हैं उनका प्रकार क्या होता है? ज्ञानात्मक, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो अभी पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की भी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे ये लोग व्यवहार में कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं रहती है, आशावादी होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, कुशल वक्ता, अच्छी तरह से समाज में बोल सकते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, किसी भी समूह का नेतृत्व करते हैं, साहसी होते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है
तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वयं परामर्शदाताओं की भूमिका का निर्वाह करते हुए समायोजन के माध्यम से उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए, जिससे बालक के जो व्यवहार में परिवर्तन आए, जिससे वह अपने अनुकूल वातावरण का सृजन कर सके और कुंठा से बाहर निकल सके। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक स्वास्थ्य, सी थकान, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास को जो व्यक्ति के प्रभावित करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय, ऐसे ही बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं संवेगात्मक विकास को। मैकडुगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। संवेग होता क्या है? व्यक्ति किसी बाह्य वस्तु को देखकर जिस भाव का अनुभव करता है वही होता है संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सिद्धांत का अर्थ यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन, इतना याद कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन, मैस्लो, इतना याद कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, विद्यालय आधारित आकलन जो प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए प्रारंभ किया गया था जिससे सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके। अब विद्यालय में जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, इसके मूल्यांकन का मतलब सिर्फ अंक प्रदान करना नहीं होता, इसमें बच्चे के प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पे विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों की विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए, अगर कक्षा को अनुशासन में बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? शिक्षण को रोचक बनाइए जिससे बच्चे उसमें रुचि लें, उसी में व्यस्त रहें शिक्षण में, और व्यवहारिक बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर शिक्षण में बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो वे अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, इधर उधर अपनी बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर शिक्षण में रुचि नहीं लेंगे। अगर शिक्षण को रोचक, विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षण को रोचक बनाया जाए, तो बच्चे शिक्षण में रुचि लेंगे और उसी में व्यस्त रहेंगे, जिससे कक्षा खुद ही अनुशासित बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वास्थ्य की प्रतिस्पर्धा स्थापित करने, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराने, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करने, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करने। तो अगर विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना है तो किस युक्ति का प्रयोग करना सही नहीं होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करने। अब प्रशंसा करने से निगेटिव परिणाम भी आ सकते हैं। बच्चे को ऐसा लग सकता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, वह पढ़ाई में रुचि लेना कम कर देगा, जिसकी वजह से बच्चे का जो परिणाम होगा वह नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या सामाजिक विकास से? तो यहाँ पर देखिए, कोहल वर्ग ने जो विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। 3 अवस्थाएं थी इनकी, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, जिनमें प्रत्येक अवस्थाओं के 2-2 चरण होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी है आत्मविश्वास सहनशीलता, सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, डी वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इसका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक समायोजित व्यवहार होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों में, सामाजिक स्तर में, शैक्षिक स्तर में, मानसिक स्तर में, सभी स्तरों में समायोजन कर लेता है। मतलब जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वह सभी स्तरों में अच्छे से समायोजन कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत विनीत बच्चे होंगे, स्वयं में सीमित जो होंगे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होंगे, मतलब वह खुद में एकांत प्रिय, लज्जाशील, संकोची स्वभाव वाले होंगे। तो यहाँ पे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता ये नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। बाकी जो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्व दिया है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नहीं दिया, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। अब यहाँ पर देखिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन तीनों ने ही पुरस्कार को महत्व दिया है, जबकि ये जो गुथरी हैं इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने पुरस्कार के महत्व नहीं दिया, बल्कि इन्होंने यह कहा है कि जो व्यक्ति सीखता है वह समीपता के आधार पर सीखता है। इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग के बारे में बताया गया, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और संवेग इंग्लिश के इमोशन शब्द से बना है। तो यह एक परिभाषा दी है संवेग के विषय में, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने दी है? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रॉस ने? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, पूछ रहा है शैक्षिक विकास में, शिक्षा के विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अब यहाँ पर देखिए, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन क्या क्या हो गया? इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन आ गया। बच्चों को जो अंक प्रदान किए जाते हैं विद्यालय में, इसमें सिर्फ वही मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि बच्चे के प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। बच्चे किसी चीज़ को कैसे, कितना सीख रहे हैं, कितना वह सफल हो रहे हैं, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन उसमें होता है। वर्तमान में सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये दो मूल्यांकन ज़्यादातर चलते हैं और इन्हीं से मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप की साय से बाहर निकलकर बच्चे जब अपने साथियों की संगत में रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो वह किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है लगभग 9 से 12 वर्ष तक, और इसमें बच्चे अपने माँ बाप के साय से बाहर निकलकर साथियों के साथ रहना, उनके साथ टाइम बिताना, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के प्रयत्नरत रहना संबंधित है। अब कौन सी अवस्था में बच्चा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने का प्रयास करता है, प्रयत्नरत रहता है? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें बालक नई नई समस्याओं एवं नए नए संवेगों से गुजरता है, जिसको हल करने के लिए मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, ताकि वह उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। तो किशोरावस्था की जो अवस्था होती है ये बालकों के लिए सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है और इसी में बालक मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहता है। कि एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक परिभाषा दी थी, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता से, पुरस्कार से?
तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब स्कूल का बस्ता अधिगम में सहायक बिल्कुल नहीं होता है। बाकी ये जो अनुकरण होता है, अनुकरण के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अधिगम मतलब सीखना होता है, अनुकरण के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अभिप्रेरणा भी सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक है। पुरस्कार भी सकारात्मक अभिप्रेरक है, यह भी सीखने में सहायक है। इसके अलावा भी अन्य कई चीज़ें जैसे शिक्षण विधियाँ और प्रशिक्षण, ये सभी चीज़ें सीखने में सहायक होती हैं। जबकि ये जो स्कूल का बस्ता होता है ये बच्चे के सीखने में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में होगा यहाँ पर। तो ये जो स्वकेंद्रित मतलब बच्चा अपने बारे में सोचे, स्वयं की प्रसन्नता से ही खुश रहे, खुद के बारे में ही चिंता करे। तो यह अवस्था कौन सी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने विषय में सोचता है, अपनी खुशी के विषय में सोचता है, इसीलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाती है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक है क्योंकि इनसे शिक्षार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत विभेद, अलग अलग बच्चों के जो अलग अलग विभेद होते हैं वह कक्षा में लाभकारी होते हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार का परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद व एकीकरण से तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ही प्रकार के उद्दीपक या संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपने विकास, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोटा सा है, उसके सामने कोई परिस्थिति आई और उसने कोई प्रतिक्रिया दी, अगर जब कुछ समय बाद उसका विकास और ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें परिपक्वता आ जाएगी, उसे अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा उस स्थिति का। तो जब दोबारा वह उसी स्थिति में आएगा और ज़्यादा विकास होकर उसका, तो वह उसी स्थिति में दूसरे प्रकार का व्यवहारिक परिवर्तन उसमें होगा। मतलब अगर पहली स्थिति में उसने जो व्यवहार किया तो दूसरी स्थिति में वह दूसरा व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही उद्दीपक या संवेग के उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।